आज हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट की वॉर की। और ये वॉर अब केवल ईरान और यूएस और इजराइल के बीच में नहीं रह गई है। इसमें आ गए हैं हाउतीस, ईरान और सऊदी अरेबिया भी। आपको पता है कि ये जो मिडिल ईस्ट की वॉर है ये बहुत ही खतरनाक मोड़ पे पहुंच गई है दोस्तों। हाउतीज ने अब सीधे सीधे सऊदी अरेबिया के खिलाफ मैरी टाइम एम्बार्गो घोषित कर दिया है। यानी जैसे मैंने पहले कहा, ये वॉर अब केवल ईरान और यूएस के बीच की नहीं रह गई है और इसका असर अब पूरी पूरी ग्लोबल शिपिंग पे भी पड़ेगा, ऑयल सप्लाई पे भी पड़ेगा और पूरे गल्फ रीजन की सिक्योरिटी पे भी पड़ेगा। आज हम इसी वीडियो में हम पूरी तरीके से समझेंगे कि कहां से शुरू हुई ये नई क्राइसिस, कौन कौन इसमें शामिल है और क्या दुनिया एक बड़ी जंग की तरफ बढ़ रही है या फिर अभी भी डिप्लोमेसी की कोई जगह बाकी है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। और शुरू करने के पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो काइंडली मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। सबसे पहली बात करते हैं कि ये क्राइसिस शुरू कहां से हुई। अब क्या है, हाउतीस ने कहा है कि सऊदी अरेबिया के जहाज और उनका मैरीटाइम मूवमेंट यानी समुद्र में उनकी हर गतिविधि अब उनके निशाने पे होगी। और नेचुरल है, ये उन्होंने ईरान से ऑर्डर्स लेके ये बात कही है क्योंकि अमेरिका ईरान पे बम्बार्डिंग कर रहा है। ईरान के पास ऐसे कोई हथियार नहीं है, ऐसी कोई मिसाइल्स नहीं है, ऐसी कोई न्यूक्लियर कैपेबिलिटी नहीं है कि वो यूएस तक पहुंच सके। तो उसके अपने जितने लीवरेजेस हैं उसको वो यूज कर रहा है। इसीलिए हौतीस ने कहा है एन आई फॉर एन आई पॉलिसी हम अपनाएंगे, यानी आंख के बदले आंख। उनका कहना है कि अगर सऊदी अरेबिया द्वारा यमन में ब्लॉकेड का सीधा ये कुछ किया उन्होंने तो ये उसका सीधा जवाब होगा। तो ये दोस्तों ये सिर्फ एक धमकी नहीं है, ये एक रूल डिक्लेयर कर दिया है हाउदी ने कि अब समुद्र में सऊदी शिप्स भी सुरक्षित नहीं है। और जो मैंने फ्रेम में फोटो लगाई है वो आप देख सकते हैं कि पूरे यमन में हाउदीज का 70 to 80% कब्जा है और यही कब्जा उनका रेड सी में भी है। ठीक है, और इसमें बाला बंदाब स्टेट भी आएगा, उसके बारे में हम एक मिनट बाद बात करेंगे। अब दोस्तों ये जो नया फ्रंट खुला है, ये हमला केवल सऊदी अरेबिया नहीं है, ये यूएस के खिलाफ भी एक फ्रंट खोला है ईरान ने, जैसे मैंने बताया। अब ये लड़ाई मूल रूप से आप देख रहे हैं ईरान और इजराइल या ईरान और यूएस के बीच में सीमित समझी जा रही थी, लेकिन अब सऊदी अरेबिया को घसीटकर एक नया फ्रंट खोल दिया है। इसका मतलब है कि अब जंग का दायरा बदल गया है। और अब हम आते हैं स्टेट ऑफ मंदब पे। ये जो बाबल मंडप है स्ट्रेट, ये पूरी क्राइसिस का असली केंद्र है। ईरान बहुत लंबे समय से हाउदीज पे दबाव डाल रहा था कि भैया ये बाबा मंडप को बंद कर दो, और यही तो वो गेटवे है जो रेड सी को खोलता है और यही रास्ता है जिससे सऊदी अरेबिया को लगातार उनका जो ऑयल एक्सपोर्ट है वो होता है। और अगर ये रास्ता बंद हो जाता है दोस्तों, तो इसका असर मैं बता रहा हूं आपको केवल मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, पूरी दुनिया इसको महसूस करेगी। क्यों? चलिए नंबर से कुछ समझते हैं पहले। रोटर्स के मुताबिक अगर ये स्ट्रेट ऑफ बंदक बंद हुआ तो दुनिया का 7% ग्लोबल ऑयल की जो सप्लाई है वो प्रभावित होगी। आप देखिए 20% तो पूरा स्टेट ऑफ हॉर्मज से गुजरता है, 20% वहां बंद हुआ, 7% यहां बंद हुआ, तो पूरी दुनिया का क्या हाल हो जाएगा। और देखिए ये बेसिकली पहली बार नहीं हो रहा है, इसके पहले भी गल्फ वॉर की वजह से पहले ये लगभग जो है आपकी जो जितनी भी ये पूरी जो ऑयल का ट्रांसपोर्टेशन है वो पहले से ही बहुत प्रभावित है। आपको पता होगा क्रूड ऑयल के रेट्स आजकल ऊपर नीचे हो रहे हैं, कभी 110 पहुंच जाता है, कभी 80 पहुंचता है, कभी 60 तक पहुंच जाता है। ये डिपेंड करता है कि जो जितने जितने भी स्ट्रेट हैं वो कब खुले हैं कब बंद हैं, क्या बात चल रही है क्या बात नहीं चल रही है। और अगर ये जो
बाबल मंदब है। अगर ये डिसेप्शन पूरा जुड़ जाता है तो भाई साहब ये पूरे वर्ल्ड में एक सप्लाई क्राइसिस बन जाएगी। अब इसमें क्या होता है कि डिप्लोमेसी भी बीच में आ रही है, बात भी कर रहे हैं, सीज फायर की भी बात हो रही है। अभी ट्रेडर्स को काफी उम्मीद है कि यार डिप्लोमेसी काम करेगी या नहीं। मतलब यह है कि मार्केट अभी पूरी तरीके से जंग के लिए की तरफ नहीं जा रहा है, लेकिन एक पॉसिबिलिटी है कि अगर वॉर होती है तो ये जो आपका क्रूड ऑयल का जो रेट है वो बहुत बढ़ेगा, और अगर कोई डिप्लोमेसी होती है या कोई सीज फायर होता है तो ऑब्वियसली उसके उसका फर्क जो है वो दाम में पड़ेगा, क्योंकि पर्दे के पीछे सीज फायर की कोशिश हो रही है। और मीडिएटर्स जो कि इस समय बेसिकली कतर है, उसने ये रिक्वेस्ट किया है ईरान से कि भैया आप 10 दिन का सीज फायर आप कर दीजिए। मतलब ये एक इंटरिम एग्रीमेंट है, और इसके बाद हम आगे की बात करेंगे। आप ईरान से भी बात करेंगे, हम यूएस से भी बात करेंगे, वी विल कम टू सम कंक्लूजन। अब यहीं पे इंपॉर्टेंस आती है पाकिस्तान की भी। आपको पता है ईरान के जो इंटीरियर मिनिस्टर है इक्सांदर मोमानी, ये एक बार फिर इस्लामाबाद पहुंचे हैं, और इन्होंने इस्लामाबाद में ये कहा है कि आप यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट में एक बार फिर से मेडिएशन की भूमिका निभाइए। क्यों कहा है? दिस इज वेरी वेरी बिग क्वेश्चन मार्क। क्या पाकिस्तान ये काम कर सकता है? देखिए, मीडिएशन की भूमिका वही निभा सकता है जिसके पास कुछ तो हो, कुछ तो पावर हो। वो दोनों पार्टीज का कान तो पकड़ ले। यहां पे पाकिस्तान का कान पकड़ सकता है यूएस का या ईरान का? तो किस बात का मीडिएशन कराया? और ईरान, क्या ये ईरान का ये अब लास्ट आ चुका है क्या? फेडअप हो चुके हैं क्या? फ्रस्ट्रेट हो गए हैं क्या कि वो पाकिस्तान के पास जाके बोल रहे हैं कि सर अब आप मीडिएशन कराइए? आपके मीडिएशन ने पहले जैसे कि बहुत ज्यादा रिजल्ट दे रखे हैं, हमने आपका मीडिएशन पहले मान लिया था। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था, ना आपने माना ना यूएस ने माना। आपने कल की डेट में जो पीस एग्रीमेंट है उसको सब दुनिया के सामने फाड़ के फेंक दिया था, और आज आप पहुंच गए पाकिस्तान के पास दोबारा कि आप मीडिएशन कराइए। अब सोचने वाली बात यह है कि डिप्लोमेसी के बीच में अमेरिका लगातार एयर स्ट्राइक क्यों कर रहा है? और अगर बातचीत चल रही है तो जो ग्राउंड रियलिटीज है वो बिल्कुल अलग क्यों है? यूएस लगातार इरानियन सिटीज पे स्ट्राइक कर रहा है, और यूएस, लेकिन इसमें देखिए यूएस के सेंट्रल कमांड क्या कहता है? वो कहता है कि हम ईरान की जो शिपिंग, जो उसकी स्ट्रेंथ है, उसको हम पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। और आज दोस्तों आपको याद होगा 9वीं रात है, 9वीं रात जिसमें ये स्ट्राइक जारी है, और अमेरिका इस जो स्ट्राइक्स है उनको जस्टिफाई भी कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि स्ट्राइक्स अमेरिकन सर्विस मेंबर्स की मौत का सीधा जवाब है। जो 2 अमेरिकन सोल्जर्स की मौत हुई है उसको आड़े रख के, चाहे वो मेन रीजन हो ना हो, लेकिन उस रीजन को मेन रीजन बताते हुए यूएस अटैक किया जा रहा है ईरान के ऊपर। यार ईरान के उसने पूरी एक तरीके से 40 लोगों को पहले दिन ही मार दिया था यार। खुमैनी साहब को ऐड कर लो उसके अंदर तो है। और आपको अपने 2 लोगों की इतनी चिंता है कि आप पूरा कंट्री खत्म कर देंगे। एक बार सोच के देखिएगा दोस्तों, क्या ये बहाना नहीं है? क्योंकि मुझे लगता है कि इसके पीछे की वजह केवल सिक्योरिटी नहीं है, इसकी वजह एक और है। अमेरिका में जो गैसोलीन का प्राइस है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसीलिए ट्रंप को इस समय प्रेशर है अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स में, इसलिए वो केवल माइंड डाइवर्ट करा रहा है अपने पब्लिक का। उसकी खुद की अप्रूवल रेटिंग आपको पता है कि 37 तक आ चुकी है। वो दिखाना चाहता है कि नहीं, हमारे हाथों में बाजुओं में ताकत है, क्योंकि जनरल परसेप्शन ये बन गया कि अमेरिका ये वॉर हार चुका है, क्योंकि जो उसके मकसद थे, एंडिस यूरेनियम उनको नहीं मिला, मिसाइल्स में कुछ उनको एक ब्रेक थ्रू नहीं मिला, उनकी लीडरशिप को नहीं मार पाए, या फर्स्ट ग्रेड लीडरशिप को मार दिया तो सेकंड लोग खड़े हो गए, रिजीम चेंज नहीं करा पाए। तो जो अमेरिका का मकसद था वो नहीं करा पाए, उल्टे एक और प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, वो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज की, जो पहले खुला हुआ था अब बंद है। तो उनका जो रिजल्ट निगेटिव में पहुंच गया, तो इसलिए इसकी अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स बहुत खराब हो चुकी है। अब
इसमें एक और न्यूज़ आ रही है दोस्तों, वो न्यूज़ ये है कि आईआरजीसी ने मतलब यानी ईरान की जो आपकी क्या कहते हैं उसको रिवोल्यूशनरी गार्ड है, उन्होंने दावा किया है कि 2 ऑयल टैंकर्स एक अनसेफ रूट से जा रहे थे तो इसलिए एक्सप्लोड हो गए। और अभी तक देखिए केवल एक तरीके की न्यूज़ आई है आईआरजीसी की, लेकिन बाकी कंफर्म नहीं हुआ है और वो ये कह रहे हैं कि वो उनको नुकसान पहुंचा है लेकिन वो अभी चल रहे हैं। अब बात करते हैं एक और घटना की, जो दिखाती है कि ये जो हालात हैं वो कितने ज्यादा दोस्तों अस्थिर हो गए हैं। ओमान के पास एक कॉमर्शियल वेसल पे किसी अननोन प्रोजेक्टाइल से हमला हुआ है और यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस या कि यूकेएमटीओ के मुताबिक जहाज अभी ड्रिफ्ट कर रहा है, लेकिन उसका जो क्रू है वो पूरा सुरक्षित है। इससे दोस्तों बिल्कुल साफ पता चलता है कि अब सिर्फ मिलिट्री ही टारगेट नहीं है, बल्कि सिविल शिपिंग है वो भी खतरे में आ चुकी है दोस्तों। और आपको यह भी पता होगा ईरान ने इसकी जवाबी कार्रवाई भी की है। ये आईआरजीसी ने दावा किया है कि उन्होंने जॉर्डन के अक्वा एयरपोर्ट, कुवैत के अल अदारी कैंप में और अली अल सलेम एयरबेस पे, सीरिया में मौजूद यूएस मिलिट्री एसेट्स पे, इन सब में बैलिस्टिक मिसाइल्स दागे हैं। इसके अलावा बहरेन में भी ये खबर मिली है कि सायरन्स बज रहे हैं। कुवैत ने भी दावा किया है कि कई इरानियन ड्रोन्स को उन्होंने इंटरसेप्ट किया है और यही दावा सऊदी अरेबिया ने किया है। तो जहां भी ईरान अपने हाथ पैर चला सकता है वो अपने हाथ पैर चला रहा है। इसका मतलब यह है कि जो जवाबी कार्रवाई कर रहा है ईरान, वो किसी एक जगह तक सीमित नहीं है, ये कई देशों को में एक साथ ये कर रहा है। और क्या कर रहा है वो कि डेस्टिलेशन जो प्लांट्स हैं उनको वार टारगेट बना रहा है। और ये बात सबसे ज्यादा चिंताजनक है दोस्तों। याद रखिएगा, गल्फ में करोड़ों लोग की जो पानी की सप्लाई है वो इन्हीं प्लांट्स पे निर्भर करती है। और ईरान पहले से ही चेतावनी दे चुका था कि रिटेलिएशन में हम ऐसे प्लांट्स को निशाना बनाया जा सकता है, यानी ये जंग सिर्फ मिलिट्री ऑयल तक सीमित नहीं रहेगी, ये आम नागरिकों की बुनियादी जरूरत तक पहुंच जाएगी। तो सवाल यह है कि क्या अभी तक कुछ उम्मीदें बाकी है? मार्को रूबियो ने कहा है कि यूएस डिप्लोमेसी के लिए 100% तैयार है, लेकिन अगर शिपिंग पे हमले जारी रहे तो जवाबी कार्रवाई भी जारी रहेगी। यह बड़ा नेचुरल सा स्टेटमेंट है जो कि उन्होंने दिया है। और दूसरी तरफ ईरान ने भी, मैंने पहले बताया कि फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी कहा है कि हमने दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं किया है। यानी सिचुएशन बिल्कुल साफ है कि एक तरफ मिसाइल के अटैक जारी है, दूसरी तरफ नेगोशिएशन की उम्मीद अभी जिंदा है और इसीलिए ईरानियन मिनिस्टर जो गए हैं पाकिस्तान बात करने के लिए। हिंदुस्तान आ जाते तो ज्यादा बेटर था दोस्तों। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे मिडिल ईस्ट की ये जंग एक नए और एक बड़े खतरनाक मोड़ पे पहुंच चुकी है। हाउदीज का मैरीटाइम एम्बार्गो, बाबल मंडप की धमकी, ऑयल मार्केट की उथल पुथल, यूएस के लगातार स्ट्राइक और अब सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले, ये सब मिलके एक बहुत भयानक तस्वीर बनाते हैं दोस्तों। क्या मिडिल ईस्ट अब उस मोड़ पे पहुंच चुका है जहां एक छोटा सा फैसला पूरी दुनिया की ऑयल सप्लाई, शिपिंग रूट्स और इकोनॉमी को हिला सकता है? आपकी दोस्तों इसमें क्या राय है कि क्या आज भी डिप्लोमेसी की जीत हो सकती है या ये जंग अब बढ़ेगी और ये एक तरीके से वर्ल्ड वॉर में तब्दील होगी? क्योंकि पहले केवल ईरान अमेरिका था, इजराइल था, अब नाटो कंट्रीज भी आ रहे हैं, पूरा गल्फ भी आ रहा है, सऊदी अरेबिया भी आ रहा है, यमन भी आ रहा है, कई कंट्रीज मिल रहे हैं इसमें। तो क्या सब मिलके ये वॉर को खत्म करेंगे और किसी सॉल्यूशन पे पहुंचेंगे? ईरान हार मान जाएगा, सरेंडर कर देगा, या कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा? आप इसके बारे में आपकी क्या राय है दोस्तों? अपनी राय जरूर रखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा दोस्तों।